नमस्कार। मरुस्थलीय एरिया और वो भी चूरू और वहाँ पर भी खारा पानी और उसके अंदर जैविक खेती करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है और इस दुष्कर कार्य को करने में यहाँ के किसान, यहाँ के युवा अपनी पूरी मेहनत झोंक कर लगे हुए हैं। और हमारा भी उद्देश्य है कि अगले इस 2021 में चूरू जो है वो जैविक खेती की मंडी के रूप में आपके बीच में कहीं ना कहीं पदस्थापित हो और बाहर के लोग, बाहर से कोई गाड़ियाँ आएँ और हमारे चूरू से, इस मरुस्थलीय एरिया से और जैविक सब्जी लेकर जाए। ऐसा एक उद्देश्य है। आज हम 2021 में जब एंटर किए हैं तो हमने ये लक्ष्य लिया है और भगवान ने चाहा तो ये लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा। इसी दिशा में आपको आज हम परिचय करवाते हैं डबल एमएससी, इंग्लैंड से एमएससी किए हुए सर्वेश जी जांगीर से, जो कि यहाँ रतनगढ़ में आप हैं। सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सर्वेश जी, आप पूर्णकालिक यहाँ पर अपने खेत में आपने ये खेत खरीदा, 10 बीघा का खेत लिया। लोहा गांव में आपका रतनगढ़ तहसील के खेत था, बहुत ज़्यादा टीडीएस था, वहाँ से आपको यहाँ आना पड़ा। यहाँ के पानी में कितना टीडीएस है? यहाँ लगभग 6000 के आसपास टीडीएस है। 6000 टीडीएस। हाँ, अब सोचिए आप 6000 टीडीएस और 10 बीघा खेत आपने खरीदा। कब खरीदा था? लगभग 1.5 साल हुआ है खेत खरीदे हुए हमें। 1.5 साल हुआ है। देखिए, अभी जो जैविक खेती की ओर है वो युवा आना चाह रहा है। युवा वो आना चाह रहा है जिसने परंपरागत खेती पहले की नहीं है, वो जैविक खेती के नाम से एंटर कर रहा है। उसको मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन वो इनकम ऑफ सोर्स अपने कुछ अलग से इसमें लगाकर फिर इसको डेवलप कर रहा है। आप ऐसा विश्वास नहीं होगा आपको कि सर्वेश जी जो है डबल एमएससी किए हुए और खुद ही ट्रैक्टर लेके आए हैं, खुद ही ट्रैक्टर चलाते हैं, अपने खेत के लिए ही यहीं पर पशुओं को रखते हैं और 24 घंटे की खेती जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। अभी सर्वेश जी, इस सीजन में आपने क्या लगा रखा है? अभी हमने गेहूं लगा रखा है और सरसों लगा रखी है। तो गेहूं में आप जैविक के रूप में क्या क्या देते हैं? जैविक में हम सबसे पहले तो अपनी गाय की तैयार खाद देते हैं, जो हम बेस पहले तैयार करते हैं उसमें। उसके बाद में हम इसमें गौ कृपा अमृतम, जो बंसी गौशाला गुजरात से हमने मंगवाया था, और जीवामृत, ये मुख्य चीज़ें देते हैं। प्लस छिड़काव भी करते हैं और पानी दोनों में देते हैं। अच्छा, दोनों में देते हैं। तो ये गौ कृपा जो अमृतम है, ये लगभग क्या काम आपका, क्या मानते हैं कि उसका कितना इफेक्ट है? इसका काफ़ी इफेक्ट है। पहले मैं जो हमारा NCOF का डिकम्पोजर है वो इस्तेमाल करता था। उसमें लगभग 4-5 बैक्टीरिया थे। ये गौ कृपा अमृतम मुझे यहाँ कान सिंह जी ने प्रोवाइड कराया, जो सीकर वाले कान सिंह जी हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया, लगभग 21-22 बैक्टीरिया का इनोकुलम है ये। तो वो काम तो करता ही है। हम इसमें खाद बनाने का काम कर सकते हैं, सीधा फसल में दे सकते हैं, और बनाना भी काफ़ी आसान है इसको। कैसे तैयार होता है? आपको बस बेस कल्चर चाहिए, जो आप किसी भी अपने किसान भाई से ले सकते हैं। में ले सकते हैं। उस 1 लीटर कल्चर में आप अपने 200 लीटर ड्रम में डालिए, 2 किलो गुड़ और 2 किलो ताज़ा छाछ डालनी है। अच्छा, छाछ भी डालनी है? क्योंकि हम प्रोटीन के लिए नॉर्मली जैसे दाल वगैरह का पाउडर डालते हैं, छाछ में भी काफ़ी प्रोटीन होता है। सिर्फ फैट हटा के बाकी सभी कुछ प्रोटीन ही रहता है। सही बात है। तो वो जीवाणुओं को उपलब्ध हो जाता है, तो उससे उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। गर्मियों में 3 दिन में तैयार हो जाता है, सर्दियों में 5-6 दिन लगते हैं। हम उसको छोटी मोटर लगा के घुमाते रहते हैं, तो ये फटाफट तैयार हो जाता है और पंप के द्वारा हम अपनी लाइन में साथ में लगा देते हैं इसको। जी, तो वो सेटअप भी हम अलग से देखेंगे, लेकिन आज जो हमारी चर्चा है वो है, ये एक इन्होंने मल्टीलेयर फार्मिंग का एक जो मॉडल यहाँ पर बनाया। और अभी तो हालांकि ये जनवरी का महीना है, अभी कुछ लगाया नहीं है। अगर पाला ज़्यादा है, सर्दियाँ ज़्यादा है, आज धूप निकली है, ये हमारा सौभाग्य है। हालांकि मल्टीलेयर फार्मिंग जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव फार्मिंग है और आप छोटी जगह में ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे हैं जिनको इन्होंने यूज़ किया। हम अंदर चलते हैं। अभी कुछ तैयार जो है वो नहीं है, लेकिन इनका जो पिछले साल का बेड है वो यहाँ पर तैयार है। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो इन्होंने आच्छादन किया है वो ये किस चीज़ से किया है कि ये खींप है। और खींप जो है, इसमें सबसे बढ़िया बात ये, अगर आप ग्रीन हाउस बनाते हैं, पॉली हाउस बनाते हैं, उसमें धूप का आने जाने का, हवा का जो है वो सब पैक हो जाता है। इसमें छाया भी आ रही है और धूप भी आ रही है और यहाँ पर हवा का भी आना जाना हो रहा है। इस मल्टीलेयर फार्मिंग में सर्वेश जी आपको क्या पीछे फ़ायदा रहा, क्या क्या आपने लगाया था और उसका क्या रिजल्ट रहा? इसमें ये हमने पिछले साल फरवरी में बनाना शुरू किया था। लगभग 1 महीना लगा हमें इसे पूरा तैयार करने में। कितने बाई कितने का है ये? ये 100 बाई 110 फीट में है। अच्छा, और कितने इसमें बांस लगे आपके?
इसमें लगभग 150 के आसपास बांस लगे हुए 150 हैं। के आसपास बांस। हाँ। और वायरिंग आपने की है हाँ, इसमें। वायरिंग की तो है। ये आपने तैयार करना शुरू किया, फिर कैसे इसको मैनेज किया? सबसे पहले हमने जगह तैयार करी, अच्छा। बांस लगाए, हाँ। मार्किंग करके सारे एकदम लाइन में। हम्म। बांस लगाने के बाद हमने आच्छादन और ये छत तैयार करी इसकी। हम्म। उसके बाद हमने बेड बनाया हम्म। और पौधे लगा दिए। हम्म। जैसे जैसे हमारी बेलें ऊपर आने लगी, हम ये साइड वाले तार लगाते गए और बांधते बेलों को गए। ऊपर चढ़ाते गए। ठीक है। इसमें हमने कई चीज़ें डाली थी। हाँ। सबसे जो जमीन में हमने इसमें अदरक डाली थी। हम्म। यहीं लोकल बाजार से हम अदरक का बीज लेके आए थे, उससे तैयार किया था हमने। हम्म। उसके ऊपर हमने कुछ बेड्स में पालक, कुछ में मेथी, कुछ में धनिया लगाया था। मेथी और धनिया का काफ़ी अच्छा रहा। पालक क्योंकि थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए नहीं था, थोड़ी दूर में लगाया था। पूरा काफ़ी मात्रा में डाला था, पूरा बेड उनसे ढक गया था। बीच बीच में हमने बेलें लगाई थी, जिनको यहाँ चढ़ाया था। बड़े पत्तियों वाली बेलों को यहाँ दीवारों की तरह चढ़ा में दिया क्या था। क्या था? घिया, तरिया, घिया भी थी? तोरी, फिर अपने ककड़ी, फिर तरबूज, नहीं सॉरी खरबूजा, फिर अपने इस तरह से टिंडा, चपन कद्दू, टिंडा, ये सब चीजें थी जी। अलग अलग हमने ट्रायल बेसिस पे किया था, अलग अलग, जैसे 2 बेड में लौकी कर ली, 2 में तोरी, ताकि हमें फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस हो जाए कि हमारी एटमॉस्फेयर और हमारे वातावरण को क्या चल सकता है। अच्छा, तो ये आपने ड्रिप के ऊपर किया। एक बेड पे कितने ड्रिप लगाए? 2 या 3? 4 ड्रिप लगाए थे हमने। शुरुआत में 2 लगाए थे, लेकिन उससे हमारे पूरा बेड कवर नहीं हो रहा था। अच्छा। क्योंकि हमारी रेतीली मिट्टी है, पानी नीचे जाता है, चौड़ा नहीं फैलता है। तो बाद में हमने 2 ड्रिप और लगाई थी, तो उससे पूरा बेड कवर होता था। अच्छा। और बांसों के पास में छोटी पत्ती वाले, जैसे अपने करेला होता है, वो लगाया था। हालांकि करेला इतना चढ़ा नहीं। इस बार हम देसी करेला, जो अपना बाढ़ करेला होता है, वो लगाएंगे। तो उससे हमें उम्मीद है कि वो पूरा ऊपर कवर कर लेगा, अच्छी आ जाएगी। उसको हम छत पे चढ़ा देंगे और ऊपर वो पूरा फैलेगा। अच्छा, ये जो बांस आपने लगाया, हमारे क्षेत्र में दीमक बहुत है, तो आपने ये जो जड़ में हम कुछ देख रहे हैं, कैसे इसको मैनेज किया आपने? ये जड़ में जो है दीमक नहीं लगे इसके लिए? दीमक तो यहाँ है, सर्वविदित है कि हर खेत में दीमक का प्रकोप, आप बांस छोड़ दीजिए, तीसरे दिन बाद नहीं मिलेगा। कर देगा। हाँ। तो इसलिए हमने काफ़ी रिसर्च करी, लोकली हम क्या कर सकते हैं। तो चूरों से हमने नीम की खड़ मंगवाई। काफ़ी तेल होता है उसमें, नीम का काफ़ी स्मेल रहती है। तो हमने खड्डे करके लगभग 1.5 फीट के खड्डे किए, इतने चौड़े। उसमें 2 मुट्ठी नीम की खड़ और लगभग 100 ग्राम चूना, जो अपने कड़ी वाला चूना पाउडर आता है, वो डाला। फिर हमने थैलियाँ तैयार करी, मोटी पॉलिथीन से लंबे थैलियाँ, लगभग 1.5-2 फीट की थैलियाँ तैयार करके वो थैली पहना के और पूरा उनको वायर से बांध के कवर कर दिया। तो और एडिशनली हमने ये जो जला हुआ तेल आता है हमारा, वो भी लगाया। तो इन सब चीज़ों से कवर करने के बाद दीमक का प्रकोप नहीं है। अभी कम है, लगभग 1 साल हो गया स्ट्रक्चर को, कुछ नहीं बिगड़ा। चलिए, ये स्ट्रक्चर आप अभी 3-4 साल काम में ले सकते हैं, इसका मतलब। तो जो इनिशियल कॉस्ट आई है, अगर हम पर ईयर डिवाइड करेंगे तो लगभग 20-1 रुपये आ जाएगी। अच्छा, एक बार हमारा मान लो 1 लाख रुपए लगा था इसमें। अच्छा। पूरी लेबर वगैरह सब मिला के मटेरियल कॉस्ट थी लगभग 50-60 हज़ार रुपये, और इतनी लेबर लग गई थी, क्योंकि काफ़ी लेबर इंटेंसिव काम है। सही बात है। तो 5 साल में कॉस्ट कवर हो जाती है इसकी। 5 साल में इसकी लागत कवर हो जाती है। तो है। इससे इनकम भी आपने ली होगी? हाँ, कुछ इनकम हमने ली थी। ऑफ कोर्स अगर हम इनिशियल कॉस्ट देखें तो उतना नहीं था, लेकिन हमने जैविक सब्जियां करी और रतनगढ़ में हम डायरेक्ट ग्राहकों को उपलब्ध कराते थे। हमने मंडी का सिस्टम नहीं रखा, क्योंकि मंडी में तो अभी सही बात है, और इतना मटेरियल भी नहीं है और इतना भाव भी नहीं मिलता। भाव नहीं मिलता है। हम साथ में दूध भी सप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ देसी गाय हैं, तो देसी गायों का दूध हमारा जाता था। तो उन्हीं घरों में हमने अपनी सब्जियां भी दी और लोगों ने काफ़ी खुश होकर लिए, हमें अच्छे भाव भी दिए जी। तो आपका नाम जो है एक ही साल में यहाँ चूरू में रतनगढ़ में अच्छा नाम हुआ। हम एक गौशाला में जब रिकॉर्डिंग करने गए राजल देसर में, तो वहाँ पर ललित जी ने हमें इनका नाम सजेस्ट किया था और देखने भी हम आ गए। बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लो कॉस्टिंग है और हमारे लोकल जो प्रोडक्ट हैं उनका ही उपयोग किया हुआ है। आप देखिए, साइडों में बंद करने के लिए भी ये जो साड़ियाँ और जो पर्दे के रूप में काम में लिए, ग्रीन नेट की बजाय साड़ियों को जो है इन्होंने लगाया है, नीचे खींप लगाई है। और इरणा का भी हम काम ले सकते हैं, हमारे एरण बहुत होता है, उसकी जो डालियाँ हैं उनको भी काम में ले सकते हैं, पाल बना सकते हैं पतले पतले।
बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग लिया जा सकता है। की छड़ियाँ आंकड़े की छड़ जो है वो भी इसके ऊपर रखी जा सकती है। सबसे अच्छा मुझे ये आच्छादन लगा कि ऊपर जो है छाया भी है, धूप भी है, दोनों चीजें हैं। इससे गर्मी का प्रकोप भी नहीं होगा और फसलों को जो है पूरी इसकी शक्ति भी सूर्य की मिलती रहेगी। तो ऐसा जो एक सेटअप है, अगर कोई चाहे तो थोड़ी मात्रा में बना ले, एक बार बना के देखे तो उसमें क्या क्या लग सकता है वो लगा के देखे। मुझे लगता है सर्वेश जी की गर्मी का जो मई का महीना, जून का महीना रहता है, उस महीने की गर्मी में जो फसलें जल जाती हैं, क्या लगता है आपको, आपने जो किया उस समय जली या बची? नहीं, तब हमारी फसलें बच गई थी। थोड़ा हमें पानी ज्यादा देना पड़ा, पानी तो देना ही होता है, सही है। लेकिन हमारी फसलें झुलसती नहीं थी और थोड़ा सा फल में कमी आई थी। अच्छा। लेकिन फसलें झुलसी नहीं और फल लगातार आए थे। कम आए थे पर आए थे। तो ये है एक मतलब एक किसान, युवा किसान को या किसान को अपनी परंपरागत खेती के साथ साथ 1 बीघा 2 बीघा में ऐसा नवाचार करना चाहिए। और जो मैंने आपको कहा कि हम लोग चाह रहे हैं कि चूरू के किसान की ये बालू मिट्टी बड़ी शुद्ध मिट्टी है, इसमें किसी प्रकार की कोई दवाई पेस्टिसाइड पुराने समय से नहीं है, इसमें जो चीज़ें पैदा होगी उसका मिठास, उसका जो शुद्धता है वो एक अलग ही रहेगी। तो क्यों ना हम चूरू को, इस क्षेत्र को और आसपास के जो जिले हैं उनको जोड़ते हुए एक मंडी का रूप दें और जैविक खेती का एक हब के रूप में पूरे भारत में नाम फैले। ऐसा एक प्रयास, कोशिश है हमारी। आपका साथ रहा और आप सभी किसान रहे तो क्यों नहीं होगी। और आप सभी जो भी कोई छोटा मोटा भी काम कर रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा, मेरे नंबर भी लगभग के पास है, आप फ़ोन करिएगा, हम करेंगे बात और आपके पास आएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर हम फैलाने का प्रयास करेंगे। हमारे क्षेत्र में यहाँ मई जून में आंधियाँ बहुत चलती हैं, उसमें भी इस स्ट्रक्चर की क्या मजबूती रही? सर्वेश जी क्या मानते हैं, उस आंधी में आपका स्ट्रक्चर कैसा खड़ा रहा था? स्ट्रक्चर को आंधी के बचाव के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया था। क्या क्या किया? सबसे पहले तो हमने इन तारों को साइड में, हर दूसरे बांस पे एक तार बंधा हुआ था। अच्छा। पूरा तान के हमने रखा हुआ था चारों दिशाओं से इसको। उसके अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से हमारे इधर पश्चिम और उत्तर दिशा में एक टीला है, तो लुएं नॉर्मली इधर से ही आती है। उसमें भी हमें काफ़ी सहारा मिला। और पिछली बार आंधी में काफी लोगों की टिन वगैरह उड़ गई थी, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ये बचा रहा। हालांकि इसमें हवा की पासिंग भी होती है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं है। और ये तार भी जो है, हर उस पे खंबे पे तार बंधे हुए हैं, पतले तार हैं, लेकिन इस पे बेल चढ़ी रहती है, तो ये कहीं ना कहीं बचाव का ये भी एक कारण बनता है। जमीन से पूरा जुड़ा रहता है और हवा की पासिंग हो जाती है तो टेंशन नहीं रहती। हालांकि ऊपर वाला जो ये है, इसको भी तार से बांध देना चाहिए, तो थोड़ा तार से बांध देंगे तो और ज़्यादा मजबूती रहेगी। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं और कोशिश करूंगा सर्वेश जी से प्रेरणा लेकर ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे खेत में भी लगाएं और आप जब भी आएँ तो देखें। सर्वेश जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बातें रही। कोई ऐसी बात जो किसान को करनी चाहिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में, तो आप बता सकते हैं? इसकी प्रॉपर प्लानिंग पहले ही हो जानी चाहिए। जिस किसान भाई को करना हो वो मेरे से संपर्क करे तो मैं उनको पूरी जानकारी। नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9649551130 9649551130 जी। तो सर्वेश जी के नंबर भी आपको मिल गए हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। खेत की लोकेशन हम ऊपर से भी दिखाते हैं। देखिए, टीले की एक अपनी सुंदरता होती है खेत में और बड़ी शानदार जो है 100 फीट लगभग ऊंचाई इस टीले की है। यहाँ से आप खेत देखेंगे नीचे, और ये जो सेटअप लगा रखा है 100 बाई 100 के आसपास का, ये मल्टी लेयर फार्मिंग का एक सेटअप है। तो इस प्रकार से आप भी अपने खेत में एक तैयारी कर सकते हैं और जैविक करेंगे तभी कहीं ना कहीं जीवन किसान को मिल पाएगा, क्योंकि इससे दोनों हाथों में लड्डू हैं। किसान को भी एक एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है और जो खाने वाला है उसको एक नया जीवन मिल सकता है। तो दोनों को अगर फ़ायदा लेना है तो जैविक खेती की ओर जाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, हमारी जो गौ माताएँ आज सड़क के ऊपर आवारा स्थिति में आ रही हैं, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। उनका गौमूत्र, उनका गोबर हम काम में लेंगे तो हम उनको भी अपने पास रखना शुरू करेंगे। दूध नहीं भी दे तो उस गौ माता का गोबर और गोमूत्र जो है वो हमारी इस खेती से उसकी कीमत निकाल देगा, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग प्रयास तो करें, शुरुआत तो करें, तो कम से कम हमारा हर घर जो है, हर खेत जो है वो गौशाला के रूप में डेवलप हो और हम बहुत अच्छा कार्य करें। ऐसी एक शुरुआत
आज से ही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर्वेश जी से हमने पूरी जानकारी तो ले ही ली है। सर्वेश जी आगे जो है आप क्या इसमें प्लान कर रहे हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं? हमारा इसमें प्लान है कि हम साथ में जो हम ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, खेती और पशुपालन, उसके साथ में हम लोगों को जागृत भी करें। खास तौर से जो आज हमारा शहरी युवा है उसको प्रेरित करें, तभी हम एक तरह से जैविक उपभोक्ताओं को खड़ा कर पाएंगे जी। खाली जैविक उगाने से नहीं होगा, जब तक वो बिकेगी नहीं हाँ, तब तक सही बात है, फायदा नहीं है। देखो आपने देखा, मैंने पहला यही शब्द किया है कि इसको मंडी बनाएं। हम मंडी बनाएंगे तो बड़ा एरिया, बड़े लोग, बड़ी दूर से लोग आएंगे। अगर हम लोकल रहेंगे तो फिर बाहर का आदमी हमसे नहीं जुड़ेगा। तो बहुत सारे किसान जब करना शुरू करेंगे तब ये मंडी डेवलप होगी। एक किसान करने से कुछ नहीं होगा। हम एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे को साथ लेकर अगर ऐसा काम करेंगे तो जीवन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और सर्वेश जी, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस जैविक खेती में आए हैं, और अपनी तरफ से कोई और राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। जैसा कि आपने बोला कि हमें चूरू को जैविक मंडी बनाना है, तो पहला प्रयास हमें ये करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल हो इसमें, बाहर से लोग यहाँ आएंगे तभी देखेंगे जी। तो इस हेतु भी हम एक प्रयास करना चाह रहे हैं। हम हमारे खेत में, जैसे आपने बताया टीला है, तो ये टीला एक अट्रैक्शन भी है, आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो इसको एग्रो टूरिज्म सेटअप के हिसाब से हम तैयार करेंगे, कुछ ही समय में आने वाले में तैयार हो जाएगा। तब हमारा प्रयास रहेगा बाहर से जो युवा है वो यहाँ आए, उसका भी खेती से जुड़ाव हो। हम ये नहीं कहते कि वो हमसे खरीदे, लेकिन जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे वो किसी भी किसान को एक अपना फैमिली किसान बनाए। सही बात। और इससे किसान भी प्रोत्साहित होगा और वो जैविक की तरफ मुड़ेगा। बहुत सही बात कही है। और इसी प्रकार से जैविक खेती हमारा जो है शहर, हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा देश और हमारा विश्व पूरा संगठित हो और बड़ा अच्छा स्वस्थ खाना खाए, स्वस्थ भोजन ले, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए मेरे साथी नरेश जी के साथ नमस्कार।